हमारे सिटीजन हम वो हैं जो यहाँ बाय बर्थ रह रहे हैं। जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टारगेट केवल धर्म पर आधारित लोग ही नहीं है, बल्कि टारगेट वो लोग भी हैं जो उस पॉलिटिकल सोच के साथ जुड़े हैं, जो पॉलिटिकल सोच हमारी केंद्र सरकार में बैठी पार्टी को सूट नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन का इसका मतलब कि वोटिंग राइट अगर है तो ये आप सिटीजन है। वोटिंग राइट सिर्फ सिटीजन को ही है, ओके। नॉन सिटीजन को कोई वोटिंग राइट है कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपने पुश्तों के दिखाओ। तो ये 2025 से पहले जो आ चुके हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, तो ये उन पे कैसे लागू होता है? मार्च 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि हम बार बार एज सिटीजन्स हम प्रूव ही करते रहेंगे कि हम सिटीजन्स हैं। दैट्स पॉइंट 1। नमस्कार, मैं ध्रुव गर्ग एक बार फिर हाजिर हूँ प्रहरी के एक नए एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में, जो हम अभी तक बात कर रहे थे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है इतना बढ़िया रिस्पांस और इतना हमें गाइड करने के लिए। और साथ ही में मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर का, जो हमारे को गाइड कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर किए और लास्ट जो हमारा एपिसोड था वो सिटीजनशिप पे था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ मुद्दे थे जहाँ पे सिटीजनशिप पे बात हो रही थी। आज हम टच करेंगे कि सिटीजनशिप क्या है और सिटीजनशिप के नीचे बाइफर्केशंस, डोमिसाइल क्या होता है, बोनाफाइड क्या होता है, और जो लेटेस्ट हमारा आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा डिबेट चल रहा है SIR, कि वो सिटीजनशिप के साथ कैसे रिलेटेड है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव मेजर का। जी डॉक्टर साहब। गर्ग जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 2 में सिटीजनशिप के बारे में कुछ प्रावधान थे जी, उन पर हमने लास्ट एपिसोड में चर्चा की। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि 26/1/1950 को संविधान लागू होने के बाद जो प्रोविज़न बना, जो एक एक्ट बना, वो सबसे पहला एक्ट बना सिटीजनशिप एक्ट 1955 जी। और ये फाउंडेशनल लॉ था जिसने रेगुलेट किया संविधान लागू होने के बाद जो सिटीजनशिप का प्रश्न है उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। उसके कुछ एक चीज़ों को मैं टच करूँगा। उसमें भी सबसे पहले ये था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक माना जाएगा बाई बर्थ। फिर है थ्रू डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब कि एक उसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म तो बाहर हुआ है लेकिन उसके पिता का जन्म भारत में हुआ था, तो वो बच्चा भी वहाँ का नागरिक माना जाएगा। जैसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो व्यक्ति था जिसका जन्म भारत में हुआ है, अगर किसी बच्चे के फादर का, वहाँ मदर नहीं, ओके, सिर्फ फादर की बात है, तो वो बच्चा भी क्या माना जाएगा? सिटीजन माना जाएगा। तीसरा इसमें है कि बाय रजिस्ट्रेशन, कि कोई व्यक्ति बाहर का नागरिक है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके, या किसी का स्पाउस इंडियन है, वो मैरिज के बाद वो रजिस्ट्रेशन करवा करके नागरिक बन सकता है। और फोर्थ है इसमें बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि ये सभी तकरीबन सारी दुनिया के देशों में ये प्रावधान है कि यदि बाहर का कोई व्यक्ति लगातार 12 साल किसी देश में रहता है तो 12 साल रहने के बाद फिर उसे अधिकार मिल जाता है प्रक्रिया पूरी करने के बाद वहाँ का नागरिक होने का। और 5वां प्रावधान है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि किसी देश में कोई टेरिटरी शामिल होती है तो वहाँ के नागरिक जो उस टेरिटरी के नागरिक थे वो उस देश के भी नागरिक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और इसी में एक पार्ट है कि आप सिटीजनशिप ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला था कि रिनाउंसिएशन, कि आप उसको खुद वॉलंटरली छोड़ देते हैं, सिटीजनशिप किसी और देश में चले जाते हैं। और दूसरा है ड्यूअल सिटीजनशिप, अगर आप ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन नहीं रहेंगे यदि आप किसी और देश के नागरिक बन जाते हैं। और तीसरा था आपका वो टर्मिनेशन, डिप्राइव करना किसी को। डिप्राइव करना ये कि मान लो किसी ने फ्रॉड सिटीजनशिप ले ली है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट पेश करके वो रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजन बन गया आपका, तो फिर अगर सरकार को या डिपार्टमेंट को बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट था तो उसको जो है डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से। तो ये 1955 में एक फाउंडेशनल लॉ बना था जिसने लंबे समय तक भारत में रेगुलेट किया सिटीजनशिप के क्वेश्चन को।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया वो 1985 में, आपको पता है एक असम अकॉर्ड हुआ था भारत की सरकार के साथ, क्योंकि असम में इलीगल माइग्रेंट्स की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी। और वहाँ पे आसू के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था कि भी ये लोग सिटीजन होने चाहिए, भारत सरकार कहती थी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से एक टेररिस्ट मूवमेंट वहाँ पे खड़ा हो गया था। तो जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उस समय 1985 में एक समझौता हुआ था आसू और राजीव गांधी जी के मध्य। उस समझौते के अनुसार ये माना गया था कि जो भी लोग असम में 1/1/1966 से पहले आए जी, उन लोगों को नागरिक मान लिया जाएगा, डीम टू बी सिटीजन। ओके। और 1/1/1966 से लेकर 25/3/1971 तक 1971 इस पीरियड के मध्य जो लोग आए उनको एक फॉर्मेलिटी पूरी करके रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप दी जाएगी। ओके। लेकिन जो लोग फिर इस पीरियड के बाद आए यानी 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आए वो इलीगल माने जाएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। ये एक एग्रीमेंट हुआ था आसू और राजीव गांधी जी के मध्य, जिसे हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1985 कहते हैं। फिर इसी में एक थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई 1992 में। अभी हम बात कर रहे थे कि 1955 में दूसरे नंबर पे ये था कि यदि फादर भारत का नागरिक भारत में पैदा हुआ था तो बच्चा भी उसका भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये एक प्रेशर बना इंटरनेशनल लेवल पे, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि अगर फादर भारत का नागरिक है, भारत में पैदा हुआ, तो मदर के पैदा होने से वो बच्चा क्यों नहीं बन सकता। सो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1992 में एक और अमेंडमेंट की कि फादर और मदर दोनों में से कोई भी यदि भारत में पैदा हुआ है तो बच्चा जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 3 अमेंडमेंट हुई। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट एक हुई है 2003 में। 2003 में ये माना गया कि ये तो ठीक है कि यदि माता और पिता में से एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसमें उसको टाइटन किया गया थोड़ा। कंडीशन ये लगाई गई कि दोनों में से एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। एक मान लो एक तो भारत में पैदा हुआ, फादर या मदर में से एक, और जो जिसका वो दूसरा जो उसका पार्टनर है वो इलीगल है, तो फिर बच्चा जो है बाई बर्थ भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ये पहली बार इस सारे जो पिछले प्रावधान थे उनमें थोड़ा उसको चेंज किया गया, क्योंकि ये बांग्लादेश से घुसपैठियों की समस्या खास करके बंगाल, असम, त्रिपुरा इनमें कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये कहा गया कि दोनों ही वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत में बर्थ होना चाहिए उनका। ये फिर 2003 में। 2005 में एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेंडमेंट हुई कि पहली बार भारत में लगभग हम ड्यूअल सिटीजनशिप की ओर बढ़ना शुरू हुए। अभी भी पूरा वहाँ तक पहुँचे नहीं। वो क्या था कि हमने ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम मानते थे, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एक ये प्रावधान था कि उनको 15 साल का वीज़ा दिया जाता था कि 15 साल में कभी भी वो भारत में आ सकते हैं और भारत से बाहर जा सकते हैं। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया में लॉन्ग लाइफ के लिए वीज़ा दिया जाता है कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर हैं उनको हमने मान लिया ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, और उनको 15 साल का नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग उनको वीज़ा दिया जाएगा, कभी भी भारत में आ सकते हैं और कभी भी भारत से बाहर जा सकते हैं। और 2015 में फिर हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट जो है उसको ख़त्म ही कर दिया। उसमें ये कहा गया कि हर व्यक्ति को ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, तो हर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो व्यक्ति है उसको एक प्रक्रिया पूरी करके अपने आप को, उसके लिए चाहिए क्या, जो पासपोर्ट चाहिए, एज ए फॉरेनर जो पासपोर्ट है वो चाहिए, उसके अनुसार उसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मानेंगे सबको ही। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे, और ये माना गया कि 31/12/2025 से पहले कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाएगा। हम सबको एक ही फोल्ड में लाएंगे और वो होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 2015 में
हमारा हुआ। और लास्ट जो आजकल बड़ा चर्चा का विषय है गर्ग जी, वो है 2019 में जो कॉन्सेप्ट आया हमारा। 2019 में हमने एक अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट क्या थी कि कोई भी व्यक्ति नॉन मुस्लिम, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बुद्ध है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, जो भारत में 31/12/2014 से पहले आएगा, उसे हम भारत का नागरिक मान लेंगे, बिना किसी प्रक्रिया की। और ख़ास करके वो लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आएंगे। और ये एक हमने कॉन्सेप्ट दिया कि उनको रिलीजियस ढंग से वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए यदि वो इंडिया में आते हैं नॉन मुस्लिम लोग, तो उनको हम भारत का नागरिक मानेंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। अब ये जो पहले जो डेट थी हमारी कट ऑफ 31/12/2014, अभी लेटेस्ट इसको 31/12/2024 कर दिया गया, लेकिन ये नॉन मुस्लिम के लिए है। ये है हमारा आज के समय में जो एक लागू है इस वक्त हमारे भारत में, कि इस तरीके से हम सिटीज़न बनेंगे। इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसका बहुत विरोध हुआ है पूरी दुनिया में। इवन जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंडिया में है, जो सेकुलर लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, उन्होंने विरोध किया कि हम संविधान, क्योंकि हमारा सेकुलर बात करता है, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लेकिन पास हुआ पार्लियामेंट में, तो इस तरीके से ये आज के समय में ये लागू है हमारे देश में कि हमारे सिटीज़न हम वो हैं जो यहाँ बाय बर्थ रह रहे हैं जी, जनरेशन वाइज रह रहे हैं जी। और हम 2025 से पहले अगर कहीं से भी आए हैं तो हमको सिटीज़न ऑफ द कंट्री मान लिया जाएगा इफ़ आई एम अ नॉन मुस्लिम जी। ये मोटे तौर पे हम इसको ये बोलेंगे जी। तो मुस्लिम्स के लिए ये जो हम सुनते हैं कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपने पुश्तों के दिखाओ, तो ये 2025 से पहले जो आ चुके हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, तो ये उन पे कैसे लागू होता है? देखिए 2014 और 2025 के बीच का जो है, इसमें तो हमारा एक्ट सीधा कहता है कि ये नॉन मुस्लिम यदि आए तो, मुस्लिम के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। उससे पहले जो मुस्लिम आ चुके हैं उनको एक मार्च 1987 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। मार्च 1987 से पहले का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो ये गैप बहुत बड़ा नहीं है? गैप बहुत बड़ा है, इसीलिए तो इसका विरोध भी हो रहा है। इसीलिए इसका विरोध है कि उनके लिए तो आप एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो भी इतना पुराना जी, और इसके लिए जो पिछली आपकी वोटर लिस्ट है ना तो आप उसको मान रहे हैं, जब पिछला आपका कोई रिकॉर्ड है ना तो उसको मान रहे हैं। आप NCR जो आपका नेशनल सिटीजन का जो रजिस्टर है, उसमें भी आप चेंजेस कर रहे हैं बिना किसी आधारभूत कारण की। हाँ, क्योंकि जैसे आप अमेंडमेंट्स बता रहे हैं जी, 2005 के बाद हमारी अमेंडमेंट आई 2014 में जी, और फिर आई हमारी 2019 में जी। और अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना भी हो तो 2005 तक जो थे उनको तो सिटीजन मान लेना चाहिए था, क्योंकि द एक्ट एंड द लॉ उनको मान रहा था जी। तो अब उठ के कोई नया लॉ बन जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अब मान लीजिए पार्लियामेंट से इसकी नहीं, हमको 87 भी नहीं, हमको 70 का प्रूफ चाहिए जी, तो सिटीजनशिप और लोगों की भी जा सकती है? क्या डज इट, क्या ऐसा हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है गर्ग जी। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ये जो चली है आपकी SIR रिव्यू जी, जो रिव्यू चला है हमारा, पहले तो ये जो रिव्यू है ये कोई नई बात नहीं है जी। ये किसी सरकार ने लागू नहीं किया, बल्कि संविधान में आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये प्रावधान है। और उसके बाद 1950 में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना था, उसके आर्टिकल 21 और सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है कि वो किसी भी समय रिव्यू कर सकता है नेशनल सिटीज़न रजिस्टर को भी और इलेक्टोरल रोल को भी वो रिव्यू कर सकता है।
और ये पहली बार इस बार नहीं हो रहा है। इवन इससे पहले 1966 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया था अपने पूरे कि हमारे कितने सिटीज़न हैं और क्या ये सही है या क्या ये गलत है। डॉक्टर साहब, इससे आगे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा जी कि इलेक्शन कमीशन का इसका मतलब कि वोटिंग राइट अगर है तो ये अब सिटीज़न है, क्या इसको ऐसे लिया जा सकता है? नहीं, ये क्योंकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को क्यों दी गई? इलेक्शन देखिए, सुनिए आप गर्ग जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है इसमें कि जो सिटीज़न होगा वही आपका वोटर बनेगा। वोटिंग राइट सिर्फ सिटीज़न को ही है, ओके। नॉन सिटीजन को कोई वोटिंग राइट है वो नहीं। मैं समझ गया। इसलिए कोई आदमी अगर चला गया है वोटर लिस्ट में आ भी गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई नॉन सिटीजन उसमें आ गया, इसलिए आपका नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है उसको भी इलेक्शन कमीशन रिव्यू कर सकता है। इसीलिए लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि हमको सिटीजनशिप का कोई प्रूफ होना चाहिए रादर दैन एजेंसीज डिसाइडिंग रैंडमली कि आप हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जैसे हम बंगाल इलेक्शन से पहले और प्रेजेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी है, इनका हमेशा से हल्ला रहा है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो ऑपोजिशन को वेट करते हैं, पर्टिकुलरली दे टारगेट रोहिंग्यास एंड ऑल। पर अभी जैसे 90 लाख लोग ऐसा सुनते हैं कि उनका एसआईआर में नाम कट गया वोटर लिस्ट से, और ऐसे लोग भी हैं जो करीबन 30 साल की नौकरी इंडिया में कर चुके हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा आप हमको बताइए कि जो समझो 30 साल की नौकरी कर चुका है तो उसकी सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो तो हम अगर देखें तो वो 2005 के प्रोविज़न के हिसाब से ऑलरेडी सिटीजन था। ये मेरा पहला पॉइंट है। तो अब आप उठा के एक रूल बना रहे हैं कि नहीं हमको ये चाहिए 87 से पहले का, और मेरा फिर सवाल ये है कि और 2 साल बाद कोई नई सरकार आए वो बोले कि नहीं हमको 1971 से पहले का प्रूफ चाहिए, तो क्या वो प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती कि हम बार बार एज सिटीजन्स हम प्रूव ही करते रहेंगे कि हम सिटीजन्स हैं? दैट्स पॉइंट वन। दूसरा जो एक और समझ आ रहा है कि अगर हम लेटेस्ट प्रोविज़न 2019 के हिसाब से भी देखें तो ऐसा जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहता है कि 70% तो हिंदूज के वोट कट गए। सो इन अ वे वोट कटना मतलब कि दे हैव बीन डीम्ड टू बी नॉन सिटीजन्स। तो वो इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप नॉन मुस्लिम को अलाउ कर रहे हो और आप 2025 से पहले आए हर नॉन मुस्लिम को बोलते हो कि वो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, तो फिर एसआईआर का और नाम कटने का तो आधार ही खत्म हो गया जी। तो इसका अगर हम ये भी मान लेते हैं कि अगर ये तर्क भी मान लिया जाए कि क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बने थे, बांग्लादेश भी एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तो एक मिनट के लिए, हालांकि ये गैर संवैधानिक है, वी आर अ सेकुलर कंट्री, पर अगर 1 मिनट के लिए वो मान भी लिया जाए तो उसके अलावा तो नाम कटने नहीं चाहिए थे जी। तो ये सब कैसे हो रहा है? आप इस पे भी थोड़ा सा बताएं। देखिए गर्ग जी, ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि ये इनह्यूमन भी है। जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है और मैंने इसको जाना है, ये इनह्यूमन भी है। पहली बात तो ये कि भी आप भेदभाव कर रहे हैं धर्म पर आधारित। नंबर 2, आप अब जाके 30 साल बाद चेक करेंगे कि कोई आदमी उस समय फ्रॉड डॉक्यूमेंट देख करके सिटीजन बना था या नहीं बना था, या आज किसी डॉक्यूमेंट को आप फ्रॉड डिक्लेयर करें, रफली 40 साल हो गए, तो आपका जो नेचुरलाइजेशन का सिद्धांत है कि 12 साल जो किसी देश में रहेगा वो वहाँ का नागरिक बन सकता है, तो आप अपने ही नेचुरलाइजेशन का सिद्धांत जो आपके 1955 के सिटीजन एक्ट में है उसको भी आप डिनाई कर रहे हैं जी। तो ये इनह्यूमन भी हो गया आपका, फिर ये आपके एक्ट के विरुद्ध भी हो गया, फिर ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध भी हो गया। एक तो ये अपने आप में इस समय बहुत पुराने किसी किए हुए अकॉर्ड को तोड़ना, रेट्रोस्पेक्टिवली किसी का इफ़ेक्ट करना, ये अपने आप में गलत है। अब दूसरी बात ये है कि भी आपने मुस्लिम को तो चलो टारगेट कर दिया, अब 90 लाख जो बंगाल में वोटर कटे और 10,56,000 असम में कटे, इनमें मेजॉरिटी हिंदू हैं जी, और इनमें वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुए थे वो लोग भारत में आए थे, तो नेचुरली जब वो इंडिया के सिटीजन बने तो उनकी एफिलिएशन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टारगेट केवल धर्म पर आधारित लोग ही नहीं हैं, बल्कि टारगेट वो लोग भी हैं जो
उस पॉलिटिकल सोच के साथ जुड़े हैं जो पॉलिटिकल सोच हमारी केंद्र सरकार में बैठी पार्टी को सूट नहीं करती। ऐसा हम कह सकते हैं सारी परिस्थितियों को देख करके। अब देखिए, अगर बंगाल में 90% वोट कटे हैं तो 90% वोट टोटल वोटर्स का 12% है। 90 लाख वोट 90 लाख वोट टोटल वोट का 12% वोटर्स को आप डिनाई कर दिया आपने उनका राइट। तो ये तो नहीं कह सकते कि सारे वो गलत ही हैं, उनमें तो सरकार की ओर से भी कोई गलती हुई होगी। तो अभी जो इन्होंने किया है, ये जो SIR लागू किया है, इस समय ये पूरी 9 स्टेट्स और 3 यूनिटरी टेरिटरी में ये कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं, और 321 जिलों में, जिसमें 51 करोड़ के करीब वोटर्स कवर करेंगे ये लोग। इनका जो 25 से इन्होंने नवंबर 25 से शुरू किया, 4 नवंबर 2025 से ये शुरू की है इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इस पर देखा जाए तो अगर 12% वोट अगर कटते हैं इन 51 करोड़ में से कम से कम 6 करोड़ से ऊपर आप वोट काटेंगे। फिर अब सवाल ये है कि ये जो वोट कटेंगे ये सरकार की ओर से तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप वोटर का व्यू पॉइंट लेंगे या आप दूसरी ऑपोजिशन पार्टी का व्यू पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे ये अपने आप में ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स की सरकार की। इसको क्या, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ सरकार बोलती है कि 2025 से पहले कोई भी नॉन मुस्लिम जो कंट्री में है वो सिटीजन है। Am I right? जी। और दूसरी तरफ वो नाम काटती है तो वो 70 लाख हिंदुओं के नाम काट देती है कि ये सिटीजन नहीं है। तो ये इटसेल्फ कंट्राडिक्टरी है। बिल्कुल, इटसेल्फ कंट्राडिक्टरी भी है, और साथ में जो लोग वहाँ से उजड़ करके आए और जो नेचुरल वे से या रजिस्ट्रेशन के द्वारा या बाई बर्थ जो आपके पहले सिटीजन बने थे, उनके राइट्स को डिनाई करने वाली बात भी है। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये इटसेल्फ मेरे लिए भी थोड़ा एनलाइटिंग है। ये लग रहा है कि हम इनह्यूमन तो है ही, वो बोलते हैं ना कि ये तो इंसानों की बांटी हुई धरती है जी, इनह्यूमन तो है ही, पर ये लॉजिक पे भी कहीं नहीं आ रहा। लॉजिक पे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किसी लॉ, किसी एक्ट के अंडर भी नहीं आ रहा कि मैं ये बोलूं कि भाई साहब 2025 से पहले अगर आप मेरे से मिले हो या आप यहाँ आके गए हो तो मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, है ना जी। पर मैं जब SIR करने लगूं तो मैं बोलूं नहीं, मैं नहीं मानता। एक तरफ आप अलाउ कर रहे हो सब नॉन मुस्लिम्स को, फिर आप उनके नाम काट रहे हो। देखो, इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये वोटर नहीं है, अभी आपने ये नहीं डिक्लेयर किया कि ये सिटीज़न नहीं है। एक चीज़, यदि वो वोटर नहीं हैं और सिटीज़न हैं तो आप सिटीज़न को वोटर के राइट से डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 2, यदि वो सिटीज़न ही नहीं है आपकी नज़र में तो वो फिर आपने इलीगल सिटीज़न मान करके, माइग्रेंट मान करके उनको वापस क्यों नहीं भेजा? तो डिपोर्ट कर दीजिए उसको। तो ना तो आप डिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 70 लाख हिंदू भी हैं। अब हिंदूज़ को आप डिपोर्ट करते हैं बाहर, मेरा जो बोलना है, अब इतने लोगों को आप बाहर वापस भेजेंगे तो आपकी फिर जो कम्युनिटी है उसमें ही रिजेंटमेंट होगी बहुत ज़्यादा। नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा फैक्ट है डॉक्टर साहब, 90 लाख या समझो 10 लाख लोग को भी जी आप कहाँ भेज दोगे बॉर्डर पे? वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे, उनको एक्सेप्ट ही कोई नहीं करेगा। कौन रखेगा? यहाँ पे 3000 हिंदुस्तानी डिपोर्ट होके आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको 1-1, 2-2 दिन, 5-5 दिन बिठा के इंटेरोगेट करती, सिर्फ 3000 को, एंड वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। तो जिनको आप बोल रहे हो कि कोई प्रूफ ही नहीं है जी, उसको कौन सा देश एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को ही आज आप डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भी सरकारों ने किया वो अपने आप में गलत है। कल को आप असम अकॉर्ड को भी नहीं मानेंगे, यानी कि फिर तो एक नया सिस्टम, तो संविधान ही बदल देना चाहिए। तो इस संविधान के रहते, इस 1955 के एक्ट के रहते, डिफरेंट अमेंडमेंट के रहते आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि आप बंगाल, असम में और दूसरी जगह पे करने जा रहे हैं। इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं कि ये गलत है। ये केवल रिलीजियस बेस्ड ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि ये तो पॉलिटिकल एफिलिएशन बेस्ड
डिस्क्रिमिनेशन भी मुझे लगती हम है। ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेजेंटली ऐसा अनुमान होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मोर देन अ गवर्नमेंट एक्टिविटी ऑफ SIR, ये एक शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविटी है जहाँ पे दे वांट टू से कि हम वी कैन पुल अप द आपके स्ट्रिंग्स और हम अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। बिल्कुल। खैर ये पॉलिटिकल मुद्दा है डॉक्टर साहब, वी वर टॉकिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। अनदर थिंग जो मैं जानना चाहूँगा कि एक कन्फ्यूजन लोगों में होती है, सिटीजन तो है, बहुत सवाल आ रहे हैं, शायद एक और एपिसोड हमको करना पड़े। अब एक और हमारे पास आता है JNK का मामला जी। तो जब सिटीजनशिप की बात आती है, या कुछ टाइम तक गोवा में भी ये था कि उनकी डुअल सिटीजनशिप थी। अ गोवन कुड गो टू पोर्टुगल एंड पोर्टुगल वाले बोलते थे कि हमारे सिटीजन हैं और हम इंडिया में हैं। सिमिलरली JNK को हम स्पेशल स्टेटस देके बैठे हुए थे, तो वहाँ पे सिटीजनशिप कैसे प्ले करती है, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा, सिटीजनशिप थोड़ा समझ आ गया, पर एक और जो सवाल आम हिंदुस्तानी को समझ आता है, हम लोग हिमाचल से हैं, वो आता है डोमिसाइल, वो आता है बोनाफाइड, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं नॉन हिमाचली कैन नॉट बाय अ लैंड, तो वो एक स्पेशल प्रोविजन स्टेट को दिया गया, वो समझ आता है जी। पर इसमें डोमिसाइल और बोनाफाइड का क्या फ़र्क है? गर्ग जी, ये जो हिमाचल प्रदेश में डोमासाइल और बोनाफाइड का फ़र्क है, या पूरी किसी भी प्रदेश में, पूरे कंट्री में ये है। डोमासाइल जो है वो व्यक्ति उस स्टेट का माना जाता है जिसका वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है, परमानेंट रेजिडेंस है और वो पुश्त दर पुश्त वहाँ पे रहते आए हैं, और उन लोगों को डोमासाइल माना जाता है। यानी वो उसका संबंध है उनके पुश्तैनी रहन सहन के साथ। और जो बोनाफाइड है, बोनाफाइड का संबंध कोई बाहर का आदमी भी बोनाफाइड हिमाचली हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध होगा या तो वो पढ़ने वहाँ पे आया है या वहाँ पे वो किसी नौकरी के लिए आया है। तो उसमें 15 साल का वो है कि 15 साल यदि कोई भारत में रहा तो वो बोनाफाइड माना जाएगा। लेकिन डोमासाइल वही माना जाएगा जिस आदमी का पुश्तैनी घर वहाँ पे है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रहता आया है। तो डोमासाइल और बोनाफाइड, बोनाफाइड का संबंध इंस्टीट्यूशन के साथ ज़्यादा है और स्टे इन हिमाचल के साथ है, जबकि डोमासाइल का ऑक्यूपेशन के कारण आया या वो किसी भी तरह से आया, जो भी ऑक्यूपेशन, चाहे वो स्टूडेंट की तरह है चाहे एम्प्लॉयमेंट की तरह है, बिल्कुल बोनाफाइड, तो वो बोनाफाइड हो गया। और जिसका परमानेंट घर है वो आपका डोमासाइल हो गया। लेकिन इसमें प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने एक रिश्तेदार का डोमासाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने यहाँ पे गया किसी पंचायत में, तो मुझसे जब मैं डोमासाइल के लिए अप्लाई किया तो मुझे कहा गया कि पहले आप परिवार रजिस्टर की नकल लाओ। जब मैं परिवार रजिस्टर की नकल लाने जब वहाँ एंट्री करवाने गया था, मुझे कहा कि पहले डोमासाइल लाओ। तो मैंने ये प्रश्न किया कि भी परिवार रजिस्टर की नकल ज़रूरी है डोमासाइल के लिए या डोमासाइल ज़रूरी है परिवार रजिस्टर के लिए? तो दोनों के ऑफिस का अलग अलग वर्जन था। फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि मैंने सबसे लिखवा के ले लिया, अलग अलग एप्लीकेशन लिखी, उनसे लिखवा लिया कि डोमासाइल लाओ और उनसे लिखवा लिया कि पहले परिवार रजिस्टर लगाओ। फिर मैंने दोनों एप्लीकेशन निकाल करके दिखाई, तब जा कर के फिर वो पता चला कि अब ये ऐसे होगा। तो परिवार रजिस्टर में नाम जो पहले डोमासाइल बना, उसके बाद परिवार रजिस्टर में नाम एंटर हुआ। तो इस प्रक्रिया के कारण भी कई बार लोग दुखी होते हैं। नहीं, वो दुखी एक पार्ट है जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं। मैं आपको और दर्शकों को भी, हम सबको अनुभव है ही जी कि हमारे यहाँ पे सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। बिल्कुल। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यापारी मेरे को बोलने लगे कि मैंने बैंक में खाता खुलवाना था, तो बैंक वाला बोले GST लाओ और GST वाला बोले बैंक एड्रेस, बैंक प्रूफ लाओ। तो ये तो कॉम्प्लिकेशन है ही। ये एक अलग से आई थिंक हम लोगों को सीरीज करनी चाहिए जहाँ आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, जहाँ हम ध्यान अपने प्रोसेसेस पे, अपने सिस्टम्स पे बात करेंगे। ये बहुत सिंप्लीफाइड हो सकता है, बट पॉइंट वहीं आता है जहाँ हम बोनाफाइड डोमिसाइल का अब आप बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरे लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि कोई परिवार रजिस्टर नाम की भी चीज़ होती है जी। तो अब क्योंकि मेरे हिसाब से तो हम हमेशा पटवारी के पास जाते थे और उसको बोलते थे कुर्सी नामा दे दो या जो वो है, पर वो रिलेटेड था आपका लैंड एंड रेवेन्यू से। बिल्कुल। पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली इमिग्रेंट लेबर्स विद इन इंडिया घूमते हैं,
वो लैंडलेस थे, उनके परमानेंट ठिकाने भी कोई खास नहीं है ना, वो जहाँ रोजगार मिला वहाँ पे टिक गए जी। तो उनके डोमिसाइल्स का क्या होता है? देखिए डोमिसाइल तो वहीं का बनेगा जहाँ उनके परमानेंट रेजिडेंस है, अदरवाइज़ फिर जो है उनको जो बोनाफाइड ही मिलेगा, बोनाफाइड ही बन सकते हैं वो। लेकिन अब हमने ये देखा कि बहुत से काम जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से हो जाते हैं, और आधार कार्ड यहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो आधार कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम काम हो जाते हैं। परिवार रजिस्टर का संबंध और डोमिसाइल का संबंध जो है वो सिर्फ जो है ये शो करता है कि आप इस गांव के निवासी हैं, परमानेंट निवासी हैं आप, और यहाँ पे आपका पुश्तैनी मकान है। यदि आपका पुश्तैनी मकान नहीं है तो फिर आप परिवार रजिस्टर के भी रजिस्टर में शामिल नहीं हो सकते। तो परिवार रजिस्टर, अच्छा ये भी एक चीज़ है कि अगर हमारा मकान नहीं है तो हम परिवार रजिस्टर में शामिल नहीं तो हो। क्योंकि आप तो अब जैसे हम बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यहाँ देखते थे कि बहुत सारे बंधुआ मजदूर थे जी, या अभी भी लैंडलेस लेबरर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनका ना कोई परमानेंट मकान है, वो झुग्गी में रहते हैं, जिम्मेदार के ठेके पे काम करते हैं, तो इसका मतलब उनका डोमिसाइल नहीं बनेगा। देखिए डोमिसाइल, अब मान लो कोई झुग्गी झोंपड़ी तो होगी ना उनकी, कहीं ना कहीं तो वो किसी ना कहीं पे तो उन्होंने उसका प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ तो देखिए फिर अब वहाँ पे सरकार ने ये बनाया होगा ना कि गांव का प्रधान लिखेगा, पंच लिखेगा कि इनकी झुग्गी झोंपड़ी यहाँ पे है। मैंने बताया कि अब बहुत से काम जो हैं वो हमारे यहाँ डिपेंड करता है कुछ लोगों पे। लंबड़दार हो गया, जैसे हमारे हिमाचल में भी पहले था, वहाँ पे भी अभी वो सिस्टम है। आपका गांव का नंबरदार, आपका सरपंच, आपका जो पंच है वो लिखेंगे कि यहाँ पे इसकी झुग्गी झोंपड़ी है। शायद वो कोई फ़ोटो भी वहाँ पे लगाते होंगे कि भी, या वहाँ जहाँ वो उसका परिवार रह रहा है वो देते होंगे वहाँ पे कुछ। लेकिन हमारे हिमाचल में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसको तो जितना हमने खींचना है हम खींच सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्पल्स लाइव मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो आपको दूंगा, पर ये खैर आज का विषय नहीं है। बहुत क्लासेस हैं गर्ग जी हमारे इंडिया में, उन क्लासेस के को डिप्राइव करने के बहुत से तरीके हैं सरकार के पास। कई डिप्राइव करते हैं, कई उनको एडजस्ट कर लेते हैं। जब तक ये ना बराबरी का समाज रहेगा तब तक ये बातें ना ख़त्म होंगी, ना ये समस्याएं। नहीं, मुझे तो अब ये लगता है कि जानबूझ के सिस्टम्स को और इन सब को कॉम्प्लिकेट किया गया ताकि लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फंसे रहें जी, और वो कागज़ इकट्ठे करते रहें इन थिंग्स। एंड इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और शायद अंग्रेज़ों से विरासत में हमने यही लिया है कि आप जनता को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। विद ऑल द गुड स्पिरिट वी कंटिन्यू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप लोग जुड़े रहें नेक्स्ट एपिसोड्स में, और भी जो हमारे देश के मुद्दे हैं, रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन से और आपके राइट्स और आपके ड्यूटीज़ के साथ आपके सामने पेश करते रहें। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आपके कोई सुझाव है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो अपने प्रश्न हमको ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।